मेरा दिल गोया दिमाग में धड़क रहा था और चेहरा पसीने में शराबूर था। अगर शहबाज खान इतफाकन भी पिछली सीट पर नज़र डाल लेता तो यही सेडान मेरी कब्र बन जाती। गाड़ी अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ दौड़ रही थी। इसने जो ही बोर्ड ऑफिस से गाड़ी बाएं तरफ मोड़ी, मैंने अचानक पिस्तौल निकालकर इसकी गद्दी पर रख दिया। हिलने की कोशिश मत करना शहबाज खान, वरना पूरा रिवॉल्वर तुम्हारी इस सुअर की तरह पली हुई गर्दन पर खाली कर दूंगा। इसने एक नज़र अकब नुमाइने की तरफ देखा, फिर विंडो स्क्रीन पर नजरें जमा दी। मैंने इसे यूनिवर्सिटी रोड चलने को कहा। इसने बिला चुनो चुरा गाड़ी का रुख यूनिवर्सिटी की जानिब मोड़ दिया। सुनसान इलाके में पहुंचते ही मैंने इसे गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और रिवॉल्वर से टोका देकर गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। गाड़ी से बाहर आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि खासा दराज कद और मजबूत तनोतोश का मालिक है। मैंने इसे दूसरी तरफ मुंह करने का हुक्म दिया और आगे बढ़कर अचानक रिवॉल्वर के दस्ते को इसके घुटने पर जोरदार ज़रब की तरह मारा और तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया, मगर अपनी चीख को हलक ही में गूंज लिया। रिवॉल्वर एक मरतबा फिर तोला और इसके दूसरे घुटने पर ज़रब किया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। फिर मैंने निहायत आसानी से एक बार इसके होंठों पर किया और सामने के दांत तोड़ दिए। वो अब तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा था। मैंने इसके बाल पकड़कर खड़ा कर दिया और इसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया कि इसका हाथ कांधे के पास से उतर जाए। दूसरा हाथ बिना काला किया और इसे मुर्दा कुत्ते की तरह गाड़ी में डाल दिया। मैं खुद स्टीयरिंग पर बैठा और इसी तूफानी रफ्तार से दौड़ता हुआ सब्जी मंडी तक पहुंचा। वहां निस्बतन एक सुनसान मुकाम पर गाड़ी छोड़कर मैं एक तरफ निकल गया और एक पीसीओ से जफर का नंबर लिया और सिर्फ इतना कहा कि अपने जिस कुत्ते को तुमने मेरी तलाश में भेजा था वो जख्मी हालत में सब्जी मंडी के नज़दीक अपनी गाड़ी में पड़ा है, इसे वहां से उठवा लो वरना वो मर जाएगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एक रिक्शा पकड़कर वहां पहुंच गया। मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। मैं जफ़र को यकीन दिलाना चाहता था कि जो शख्स इससे टकराया है वो किसी भी तौर इससे खौफजदा नहीं है। अब मैं अकबर को जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पहुंचाना चाहता था। मैंने घड़ी देखी, अकबर के बाप को फ़ोन किए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। मैंने फिर एक पब्लिक फ़ोन बोर्ड से इन्हें फ़ोन किया। पहली घंटी बजते उन्होंने रिसीवर उठा लिया। वो शायद फ़ोन ही के इंतज़ार में बैठे थे। आवाज़ सुनते ही उन्होंने कहा, मैं रकम देने के लिए तैयार हूँ, अब तुम ये बताओ कि रकम कहाँ वसूल करोगे और मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा। आप पहले 50 लाख ले आइए, नोट छोटे और इस्तेमाल शुदा होने चाहिए। और हाँ, ये कहना तो फजूल ही है कि पुलिस को इतला देने की हमाकत मत कीजिएगा, वरना आपका बेटा जिंदा तो क्या आपको इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आप पैसों का बंदोबस्त करें, बकिया तफसीलात मैं कल इसी वक्त बताऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अकबर सख्त बोरियत के आलम में टहल रहा था। जाते हुए एहतियातन मैं अपने फ़ोन का कनेक्शन ऐसी जगह लगा गया था जिसे बआसानी दोबारा जोड़ सकता है। इसने यकीनन फ़ोन करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं रिसीवर थोड़ा सा उठाकर छोड़ गया था। इस वक्त रिसीवर बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। मैंने अकबर से पूछा, तुम कब दे रही हो चेक? यही सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ, अकबर ने जवाब दिया। चेक तो मैं अभी दे दूंगा, मगर चेक बुक तो मुझे घर से ही लानी पड़ेगी। इसकी भी एक तरकीब है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। तुम मेरे साथ बैंक चल कर वहाँ से लूज चेक भी तो ले सकते हो या फिर नई चेक बुक बनवा लो। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि मुझे 15 लाख अकबर से मिलेगी और 25 लाख जफ़र से, फिर 25 लाख अकबर के वालिद से भी मिलेगी। इस तरह गोया एक हफ्ते से भी कम अरसे में मैं मुल्क के इन दुश्मनों को 90 लाख का नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि कॉल बेल की करख्त आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने अकबर को दूसरे कमरे में जाने का हुक्म दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुलते ही 3 आदमी दंदराते हुए अंदर घुस आए। इनमें से 2 के हाथों में रिवॉल्वर थे, तीसरा खाली हाथ था, मगर मुझे यकीन था कि वो भी मुसल्ले होगा। मैं हैरान था कि ये लोग कौन हैं। मेरे लिए ये फैसला करना भी मुश्किल था कि ये बैल मुंडो के आदमी है या जफ़र के, या फिर अकबर के बाप ने इनकी खिदमत हासिल की है। कौन हो तुम लोग? मैंने डपट कर पूछा। और यूं बगैर इजाज़त घर में क्यों घुसे आ रहे हो? अकबर कहाँ है? इनमें से एक ने सफाक लहजे में पूछा। कौन अकबर? मैंने अनजान बनकर पूछा। ज़्यादा बकवास नहीं चलेगी, वो आदमी गुर्रा कर बोला। वही शायद इन दोनों का लीडर था। जफ़र के मुंह से शिकार छीनना शेर के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ है। यार तुम्हारी उर्दू तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा, यह भी हो सकता है कि हाथियों से गन्ना छीनना और बंदर से नारियल छीनना भी बहुत मुश्किल है। मेरे मुखातिब का चेहरा हमारे गुस्से की मसख हो गया। इसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारना चाहा, मगर मैं झुकाई देकर बच गया और बोला, हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने इत्मीनान के लिए मेरे फ्लैट की तलाशी ले सकते हो। ये मैंने इसलिए कहा था कि मुमकिन है जब वो तलाशी ले तो मुझे इन पर गालिब आने का मौका मिल जाए। अभी मेरी बात पूरी हुई ही थी कि दरवाजे के पास से किसी ने डपट कर कहा, अपने रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। वो आवाज़ सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा क्योंकि वो तैमूर की आवाज़ थी।
इन दोनों ने रिवॉल्वर फेंक दिए। तैमूर अंदर आ गया। इसके पीछे ग्लोरिया को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। तुम लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तैमूर ने इन्हें हुक्म दिया। उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे दीवार की तरफ कर लिए। तैमूर ने आगे बढ़कर इन तीनों की खोपड़ी पर बारी बारी रिवॉल्वर का दस्ता मारा। वो कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर गए। इनके गिरते ही मैंने तैमूर से पूछा, यार तुम तो हवालात में थे फिर? ये सब ग्लोरिया का कमाल है, तैमूर ने हंसकर कहा। मैं एक आला सरकारी अफसर को माजी में ब्लैकमेल करती रही हूँ, ग्लोरिया ने हंसकर कहा। वो बेचारा अभी तक इस बात से लाइलम है कि तंजीम ने मुझे निकाल दिया है। मैंने इसी को फ़ोन किया और कहा कि मेरा एक आदमी फलां फलां थाने के हवालात में है। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो बाहर ना आया तो इसकी जगह तुम हो गए हवालात में। बस मेरी ये धमकी काफ़ी थी। इसने न जाने तैमूर को रिहा कराने के लिए कैसे कैसे जतन किए होंगे, किस किस की खुशामद की होगी, मगर 1 घंटे के अंदर अंदर तैमूर जेल से बाहर था। तैमूर अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। इसके चौंकने पर मैं भी चौंक उठा। वो धीमे लहजे में बोला, अंदर कमरे में कोई है। इसके साथ ही इसने रिवॉल्वर भी निकाल लिया। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने हंस कर कहा, हाँ वहाँ रज़ाक भाई का बेटा अकबर है। रज़ाक भाई वो मशहूर ताजर जो? हाँ वही रज़ाक भाई, मैंने जवाब दिया। अब तुम पूछोगे कि इसका बेटा यहाँ क्यों मौजूद है। मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर पहले ग्लोरिया से इसकी कहानी सुन लूँ। हाँ इस वक्त तो वो कहानी ही है। अगर बेलमुंडो का वो हमला कामयाब हो जाता तो ट्रेजिडी बन जाती। ग्लोरिया हंसकर बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जैक को भी ठिकाने लगा दिया था और अली मुराद से कहा कि इसकी लाश को भी ठिकाने लगा दो। तुमने इससे सूटकेस मंगाया था, वो जैक की लाश गाड़ी में डाल कर ले गया। मेरा ख्याल है कि इन ट्रांसमीटर्स में कोई ऐसी डिवाइस पोशीदा थी जिससे बेलमुंडो को हमारी पनाहगाह का इल्म हो गया। अली मुराद के जाने के कुछ देर बाद खुदा डनू भी 1 घंटे की छुट्टी लेकर चला गया। फिर मैं और फर्डिनेट वहाँ तन्हा रह गए। ये तो तुम्हें इल्म है कि वहाँ बेड नहीं थे और हम लोग फर्श पे सोते थे। मेरी कुव्वत समात आम आदमी के मामले में शायद बहुत ज़्यादा है। हाँ कुत्तों बिल्लियों की समात ज़्यादा होती है, मैंने संजीदगी से कहा। ग्लोरिया ने घूर कर मुझे देखा, फिर बोली, इसके बावजूद तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। तुम असल मौजू से हट गई ग्लोरिया, तैमूर ने कहा। फिर मुझसे बोला, कामरान साहब प्लीज़ ज़रा ठहर जाइए। ग्लोरिया चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर बोली, फर्श की वजह से मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कुछ गाड़ियाँ इस तरफ आ रही हों। आवाज़ एक से ज़्यादा गाड़ियों की थी, वरना मैं फिक्रमंद न होती और मैं समझती कि शायद तुम या अली मुराद वापस आ गए हैं। बस मेरी छठी हिस्स बर वक्त मुझे चुकन्ना कर गई और मैं एक राइफल लेकर फुर्ती से बंगले की छत पर पहुंच गई। फिर मैं ओवरटैंक की ओट में छुप कर बैठ गई। चंद मिनट बाद ही खदशे की तस्दीक हो गई। आने वाली 2 जीपें और इनमें 4 आदमी सवार थे। मेरे लिए वो चेहरे अजनबी थे, वो सब मुकामी आदमी थे। अगर इनमें जेफ ना होता तो शायद मैं इन पर हमला भी न करती और यही समझती कि शायद अली मुराद या खुदा डनू के मेहमान हैं। जेफ कौन? तैमूर ने पूछा। जेफ हमारी ही तंजीम का एक आदमी है, वो हॉलैंड में रहता है। इसे यकीनन बेलमुंडो ने बुलाया होगा, ग्लोरिया ने कहा। फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद बोली, मैंने सोचा अगर ये जीपों से उतर के बंगले के इर्द गिर्द फैल गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं अकेली इनका मुकाबला कैसे कर सकूंगी। उसका हल यही था कि मैंने जीपों से उतरते ही निशाना बना दूं। मैंने आगे वाली जीप के ड्राइवर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली विंडो स्क्रीन तोड़ती हुई इसकी खोपड़ी में पेवस्त हो गई। वो अचानक सरासीमा हो गया। जीप की रफ्तार बराए नाम थी, इसलिए वो लहरा कर एक दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर के साथ ही जेफ बैठा था, मगर वो कमबख्त बला का फुर्तीला था। ड्राइवर को गोली लगते ही इसने जीप से छलांग लगाई और छिपकली की तरह घिसता हुआ जीप के पीछे चला गया। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी भी कूद कर उतरे। मैंने पोजीशन थोड़ी सी तब्दील करके इनमें से एक की टांग पर रिवॉल्वर से फायर किया। फिर तेज़ी से अपनी जगह छोड़ी और तीसरी जानिब से तीसरे आदमी की टांग को राइफल का निशाना बना दिया। दूसरी जीप पहले ही रुक गई थी और वो लोग बंगले पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, मगर नीचे उतरने वाले आदमी नहीं कर रहे थे। जख्मी होने वाले दोनों आदमी दूसरी जीप में चढ़ गए। मैं चाहती तो इनकी खोपड़ियाँ भी उड़ा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जेफ ने बरक रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ी और दूसरी जीप में सवार हो गया। फिर इस जीप के ड्राइवर ने इसे बहुत फुर्ती से रिवर्स किया और वो लोग आनन फानन फरार हो गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि जेफ बच गया था। इसके जाने के बाद मैं नीचे आई तो फर्नांडस भी दहशतज़दा अंदाज में बैठा था। मैंने इसे तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, दोनों ट्रांसमीटर उठाए, वो सब चीज़ें जीप में रखी। ड्राइवर स्टीयरिंग पर सर औंधाए पड़ा था। फिर मैंने इसकी लाश वहीं फेंकने का इरादा किया। फिर ये सोचकर इस पर अमल न किया कि अगर बाद में पुलिस आ गई तो खुदा डनू और अली मुराद इसके कत्ल में मुलव्वस हो जाएंगी। मैंने इसे भी उठाकर पिछली सीट पर डाला। अगली सीट से विंडो स्क्रीन के टूटे हुए टुकड़े और ड्राइवर का खून साफ किया। फिर अंदर जाकर फर्डिनेट को उठाने की कोशिश की, मगर वो काफ़ी वजनी आदमी था, मुझसे ये उठ न
सका। अचानक मुझे साइकिल का ख्याल आया जो पोर्च में एक तरफ खड़ी थी। मैं वो साइकिल ले आई, फर्डिनेंड को इसके कैरियर पर बिठाया और जीप तक ले गई। फिर मैं इसे जीप में बिठा कर रवाना हो गई। मैं जानती थी कि जेफ दोबारा ज़्यादा मनसूबाबंदी से हमलावर होगा। मैं आबादी की तरफ जाने के बजाय वीराने की तरफ निकल गई। 2-3 मील चलने के बाद मुझे घड़ा दिखाई दे गया। मैंने पहले ड्राइवर की लाश इस घड़े में लुढ़का दी, फिर दोनों ट्रांसमीटर निकाल कर इन्हें पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से खूब अच्छी तरह रेजा रेजा कर दिया और वो रेजे भी समेट कर इस घड़े में फेंक दिए। पिछली सीट से भी ड्राइवर के खून के धब्बे साफ किए और हर तरह से मुतमईन होने के बाद वापस रवाना हो गई। मैं फौरी तौर पर वहीं जा सकती थी जहां मेरे बंगाली मुलाजिम ने बंगले को हॉस्टल बना दिया था, मगर इसकी नौबत ही ना आई। मैं जो ही आबादी में दाखिल हुई, मुझे अकब नुमा आईने में वो जीप दिखाई दी जिसमें जेफ फरार हुआ था। मैंने इस जीप को नंबर प्लेट से पहचाना। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फौरी तौर पर मुझे एक रिटायर्ड जेलर का ख्याल आया। वो कभी हमारे लिए काम करता था, मगर रिटायर होने के बाद हमारे लिए नकारा हो गया था। मैंने फौरी तौर पर इसके बंगले का रुख किया। इसका बंगला वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने जब इससे कहा कि 2-4 दिन के लिए मुझे और मेरे साथी को जेल भिजवा दूँ तो वो मज़ीद हैरान हुआ, मगर मेरे इसरार पर इसने पुलिस को फ़ोन किया। फिर मौजूदा जेलर से भी फ़ोन पर बात कर ली। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक मोबाइल वैन हम दोनों को जेल ले गई। इस वक्त भी जेफ मेरा पीछा कर रहा था। हमें आम कैदियों की तरह जेल में बंद कर दिया गया, मगर वैसा सलूक नहीं हुआ। मैंने कामरान को वहीं से फ़ोन किया था। यहाँ का नंबर भी मुझे अली मुराद ने दिया था। मैं ज़्यादा दिन वहाँ रह भी नहीं सकती थी क्योंकि मुकाबले पर बैल मुंडू है। आम कैदियों की तरह मुझ पे बाहर आने जाने की पाबंदी नहीं थी। मैंने मुलीर के दूर अफ्तादा इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया और एक दिन फर्डिनेंड को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई। मैंने वहीं 2 मुसल्ले चौकीदार नज़ीर और सिकंदर मुलाजिम रख लिए थे। दोनों आर्मी के रिटायर्ड थे। वो फर्डिनेंड की देखभाल भी करते थे और चौकीदारी भी करते थे। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मोहम्मद अली सोसाइटी की वो कोठी अभी तक बिकी नहीं है। मैंने स्टेट एजेंट से बात की थी। मालिक इसके 26 लाख मांग रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि 18 से 20 लाख में सौदा हो जाएगा। मैंने एडवांस के तौर पे एजेंट को 1 लाख रुपए दे दिए हैं। आज शाम को ये सौदा फाइनल हो जाएगा। तुम वो सौदा फाइनल कर लो। मैंने कहा, मेरे पास फ़िलहाल 9 लाख रुपए हैं, बकिया रुपए तुम अली मुराद से ले लो। मैं अभी इसे फ़ोन किए देता हूँ। मैंने अली मुराद को फ़ोन कर दिया कि ग्लोरिया जितनी रकम मांगी इसे मेरे सूट केस में से दे देना। सौदा तो बाद में फ़ाइनल होगा, पहले इन मरदूदों का तो कुछ बंदोबस्त करो। मैंने तैमूर से कहा। मेरा इशारा इन आदमियों की तरफ था जिन्हें कुछ देर पहले तैमूर ने बेहोश किया था। इसका सीधा साधा हल है। ग्लोरिया मुस्कुराई। हम अकबर को लेकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तुम पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दो कि 3 आदमी तुम्हारे फ्लैट में चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे, मगर तुमने इन्हें बेहोश कर दिया। पुलिस इन्हें खुद ही उठा कर ले जाएगी। यूँ भी तुम इस होलिये में पहचाने नहीं जा रहे हो, इसलिए पुलिस की तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे इसकी तजवीज़ पसंद आई। मैंने फौरी तौर पर अकबर को इन लोगों के साथ रवाना कर दिया। इनके जाते ही मैंने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पहुँच गई। बेहोश होने वाले अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरा बयान लिया, फिर इन तीनों को गिरफ्तार करके ले गए। मैं जानता था कि वो लोग 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की हिरासत से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जफ़र इन्हें ज़्यादा देर वहाँ रहने नहीं देगा। ये फ्लैट भी अब मेरे लिए मखदूश हो गया था। हैरत तो मुझे ये थी कि इतनी जल्दी जफ़र को अकबर की यहाँ मौजूदगी का इल्म कैसे हो गया। फिर मैंने फौरी तौर पे अपना सामान समेटा और फ्लैट को ताला लगाकर वहाँ से निकल गया। अब मेरा रुख भी इस मकान की तरफ था जहाँ ग्लोरिया और फर्डिनेंड मुकीम थे। वहाँ जाते हुए मैंने हर मुमकिन एहतियात की थी कि कोई गाड़ी मेरे ताक़ुब में न हो। किसी ने भी मेरा ताक़ुब नहीं किया। जफ़र शायद अपने बदमाशों को वहाँ भेजकर मुतमईन हो गया था कि वह न सिर्फ अकबर को वहाँ से निकाल लेंगे, बल्कि मुझे भी गिरफ्तार करके इसके हुजूर पेश कर देंगे। मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी मुझे हर लिहाज से पसंद आई थी। हमने इसके 3 कमरों को साउंड प्रूफ करा दिया। इन्हीं में से एक कमरे में अकबर को रखा गया। मैंने सोचा था कि अकबर को जफ़र के हवाले करने के बजाय इसके बाप से सौदेबाजी कर लूँ, बाद में जफ़र से भी बात कर लूँ, या बैक वक्त दोनों से बात हो सकती है। मैंने इस PCO से पहले अकबर के बाप को फ़ोन किया और रकम लिए तैयार बैठा था। मैंने सोचा कि ग्लोरिया को वसूलियाबी के लिए भेज दूँ। फिर मैंने ग्लोरिया से बात की तो वो बोली कि मैं अकबर को साथ ले जाऊँगा। बुढ़े से रकम लेने के बाद अकबर दोबारा अगवा किया जा सकता है, वरना वो रकम कभी न देता। फ़ोन पे भी इसने यही कहा था। मैंने तैमूर और ग्लोरिया को रज़ाक भाई का फ़ोन नंबर दिया था। इनसे कहा कि अपने तौर पर वक़्त और जगह का तयन कर लूँ। इसके जाने के बाद मैं भी कोठी से निकल आया।
मुझे रास्ते में एक पीसीओ नजर आया तो मैंने गाड़ी रोक दी और अंदर जाकर जफर का नंबर डायल किया। रिसीवर किसी लड़की ने उठाया। जफर लाइन पर आया तो मैंने लहजे में कहा, तुम मुसलसल हमाकते कर रहे हो जफर, अपने तीनों आदमियों को गुलशन इकबाल के थाने से छुड़ा लो जिन्हें तुमने भेजा था, और हाँ, मैं अकबर के बदले 25 बदले 30 लाख लूंगा। एक तरह से पेनल्टी है तुम पर। हरामजादे, जफर ने दांत पीस कर कहा। मैं देख लूंगा, बता तुझे रकम कहाँ चाहिए। ये तुमने पहले भी कहा था मगर अपने बदमाश भेज दिए। मगर यार भेजे ही थे तो जरा जानदार आदमी भेजते। वो तो गनीमत जानो कि मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना पुलिस इनकी लाशें वहाँ से उठाती। मजीद बात बाद में होगी। उम्मीद है कि अब तुम हमाकत नहीं करोगे, वरना मैं तावान की रकम मजीद बढ़ा दूंगा। ये कहकर मैंने फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और कॉल के पैसे देकर बाहर आ गया। मैं वो तमाम गुफ्तगू इंग्लिश में की थी, इसलिए पीसीओ वाला भी कुछ समझ नहीं सका था। मगर मैं जो ही गाड़ी में बैठा मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक रास्ता कमरे में था। सजावट के लिहाज से वो कमरा मुझे ड्राइंग रूम लग रहा था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो वाकई वो ड्राइंग रूम ही था और मैं एक सोफे पर पड़ा था। सोफे की पुश्त पर 3 आदमी खड़े थे। वो शक्लों ही से बदमाश लग रहे थे। करख्त चेहरे, वहशत ज़दा आंखें और मकरूम मुस्कुराहट। मैंने सोचा इस दफ़ा बुरे फंसे मियाँ कामरान, इस मरतबा जफर ने तुम्हें शिकस्त दे दी। फिर मेरी नज़र सोफे के अन सामने पड़ी। वहाँ दूसरे सोफे पर बावकार और खुशपोश सा एक शख्स बैठा था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मुझे डॉक्टर इरफान कहते हैं। वैसे तो मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और कुत्तों का स्पेशलिस्ट कहलाता हूँ, मगर बाज़ औक़ात इंसानों का भी इलाज करता हूँ। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर, मैंने खुश दिली से कहा। फिर मैंने महसूस किया कि इन लोगों से एक हमाकत सरजद हो गई है। उन्होंने मेरी जैकेट की जेब से रिवॉल्वर नहीं निकाला है। ये जानकर मुझे बहुत तकवीयत पहुंची। मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि फिर तुम जफर जैसे बड़े आदमियों का एहतराम करना सीख जाओगे, डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा। यार, मैं भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। इस बद तहजीबी की वजह से शरीफ आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं करते। जल्दी से लगा डालो वो इंजेक्शन। बहुत चहक रहे हो, मेरे सर पर खड़े हुए बदमाश में से एक बोला और इसने रिवॉल्वर निकाल लिया। डॉक्टर इस दौरान में इंजेक्शन तैयार कर रहा था। फिर वो सुरिंज लेकर मेरी तरफ बढ़ा और अपने आदमियों से बोला, इसे मजबूती से पकड़ लो। वो लोग जो ही मेरी तरफ बढ़े, मैं कलाबाजी खाकर फर्श पर गिर गया और फिर एक जकंद में दूसरे सोफे के पीछे पहुंचकर रिवॉल्वर निकाल लिया और ये के बाद दीगरे 3 फायर किए। वो तीनों 1 मिनट से भी कम अरसे में जहन्नम रसीद हो गए। डॉक्टर इस दौरान में वहाँ से फरार हो गया था। मैं मुहतात अंदाज में बाहर निकला तो 2 आदमी रिवॉल्वर लिए हुए इसी कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने 2 गोलियां इनके सीनों में भी उतार दी और दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। मैं लॉन अबूर कर रहा था कि मुझे एक खिड़की में मारिया दिखाई दी। मैं हैरान रह गया। वो जल्दी से बोली, कामरान साहब, आप यहाँ? इन लोगों ने मुझे भी अगवा करके यहाँ कैद कर रखा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने अपने शाने से इस पर 2-3 ज़रबे लगाई तो वो पट उखड़ गया। मैं मारिया को देखकर ये भी भूल गया कि दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनकर वहाँ कोई और भी आ सकता है। दरवाज़ा टूटते ही मारिया बाहर निकली और बोली, चले अब यहाँ से निकल चले। यहाँ कितने आदमी थे? मैंने पूछा। डॉक्टर इरफान समेत 6 आदमी थे, इसने बताया। मैंने 5 आदमियों को हलाक कर दिया है और डॉक्टर इरफान अभी अपनी गाड़ी में फरार हो गया है, इसने हंस कर कहा। मैंने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखना चाहा मगर मारिया ने झपट कर रिवॉल्वर मेरे हाथ से छीन लिया। अपने हाथ उठाओ और मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ, इसने सर्द और शफाक लहजे में कहा। मगर मारिया, मैंने कुछ कहना चाहा। शट अप, इसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। अब तक हमारे साथियों ने अकबर को भी तुम्हारी इस मैम के कब्जे से निकाल लिया होगा। तुम क्या समझते हो मिस्टर कामरान, जफर साहब के हाथ बहुत लंबे हैं। वो अगर मैम कहकर ग्लोरिया का हवाला न देती तो मैं शायद यही समझता कि वो मुझसे ब्लफ कर रही है, मगर इसकी बात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो सच बोल रही है। इन लोगों ने वाकई अकबर को छुड़ा लिया होगा। अकबर अब तक राजा के पास पहुंच चुका होगा, इसने मुस्कुराकर कहा। मैं राजा को भी जानता था। वो बज़ाहिर शिप ब्रेकिंग का कारोबार करता था, मगर दरअसल वो भी जराइम पेशा था और बहुत ज़बरदस्त फाइटर था। वो अमूमन गुडानी में रहता था, मगर दिखावे के लिए इसने न्यू कराची में एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर भी खोल रखा था। फिर मारिया ने अचानक मेरे सर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। वो ज़रब ऐन इस जगह लगी थी जहाँ इससे पहले चोट मारी गई थी। मैं फिर लहरा गया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया। आखिरी एहसास ये था कि मारिया चीख चीख कर किसी को आवाज़ दे रही थी। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो काफ़ी देर तक मुझे एहसास ही ना हो सका कि मैं कहाँ हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से धुंध छटने लगी और मुझे याद आ गया कि मैं डॉक्टर इरफान के बंगले में था। वहाँ मारिया ने अचानक मुझ पर रिवॉल्वर तान लिया था और सूरत हाल अचानक बदल गई थी। याद आते ही मैंने उछल कर उठने की कोशिश की, मगर अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका। मेरे हाथ पाँव कुछ इस तरह बांधे गए थे कि मैं हिल भी नहीं सका था।
वो अजीब सा सैलन ज़दा कमरा था। मैंने गर्दन घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। इसमें कोई खिड़की नहीं थी, अलबत्ता एक रोशनदान ज़रूर था। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और एक बल्ब जल रहा था। वो शायद कोई स्टोर था, क्योंकि वहाँ टूटा फूटा फर्नीचर, नकारा टायर और दूसरा काठ का बार भरा हुआ था। एक टूटी फूटी चारपाई पर मुझे बांध कर डाला गया था। बांधने वाले ने शायद मुझे बिस्तर बंद समझ कर बांधा था, क्योंकि रस्सी मेरे जिस्म में घुसी जा रही थी। सर की चोट अलग तकलीफ दे रही थी और भूख भी महसूस रही थी। मुझे यहाँ कैद हुए न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। बेख्तियार मैंने घड़ी देखने की कोशिश की, मगर अपनी नाकामी पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। मैंने खुद से कहा, मियाँ कामरान बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, अपने आप को बहुत तुरम खान समझते थे। वो जफर जैसे खतरनाक आदमी से टकरा गए। अब भुगतो तुम चूहे की तरह, मर जाओगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। 90 लाख रुपए इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। तुमने एक जुआ खेला था जिसमें तुम अपनी जान हार चुके हो। अब जफर के आदमी तुम्हें किसी भी वक्त ठिकाने लगा देंगे और सब खेल ख़त्म हो जाएगा। अचानक मुझे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि आने वाले कहीं हैं। फिर जो ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने आंखें बंद कर लीं। आने वाले मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर खड़े हो गए। इनमें से कोई बोला, ये हरामज़ादा अभी तक इंटॉक फेल है, तूने हाथ ज़रा सख्त मार दिया। मैंने तो हाथ नरम ही रखा था इसकी बॉडी के हिसाब से। किसी ने भारी आवाज़ में जवाब दिया, अच्छा अब इसे उठा के ले चलो उस्ताद के पास। पहले वाले आदमी ने कहा, यार ये बड़ी मुसीबत है, मैं फिर उठाऊं इस डायमंड की लाश को। तीसरे आदमी ने झिंझिलाकर कहा, इस मरदूद की जान तो देखो, इसका बेहोश होना देखो। तुम लोगों ने खामखा हवा बना रखा है, इसे यूं बंधवा दिया है जैसे ये बेहोशी में भी हमें खा जाएगा। अच्छा ज़्यादा बातें मत बना, पहले आदमी ने उखड़ लहजे में कहा, इसे उठाकर गाड़ी में ले चल। फिर कोई मुझ पर झुका और मेरे जिस्म के गिर्द लिपटी रस्सी खोलने लगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे अब कुछ करने का मौका मिल जाएगा, मगर मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि सिर्फ इस पलंग से अलहदा किया गया था। मेरे हाथ पाँव हस्बे दस्तूर बंधे हुए थे, मगर अब मैं पहले की निस्बत बहुत बेहतर था, क्योंकि हाथ और पाँव इतनी सख्ती से नहीं बांधे गए थे। फिर किसी ने मेरे बगलों में हाथ डालकर मुझे किसी बच्चे की तरह उठा लिया। मैंने एक आंख ज़रा सी खोल कर देखा, वहाँ वही 3 आदमी थे। वो आदमी मुझे उठाए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मुझे हैरत थी कि मुझे उठाकर इनका सांस फूला न कदम लड़खड़ाए। हालांकि मेरे वज़न 210 पाउंड था। इसका जिस्म भी चट्टान की तरह मजबूत था। इसने मुझे उठाए उठाए खासा तवील कॉरिडोर तय किया, फिर वहाँ से निकल कर वो लॉन में आ गया। वो बंगला शायद साहिल समंदर के बिल्कुल नज़दीक था, क्योंकि लहरों का शोर वहाँ तक सुनाई दे रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।